नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम आपको पिछली बार जैसा वादा किए थे कि पॉलिटी का एक टॉपिक आज शुरू करेंगे। पॉलिटी का जो टॉपिक है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का विकास। अच्छा, संविधान का विकास का मतलब आपको ये बात समझ जानी है कि जब से कंपनी का शासन हुआ तब से हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें अगर जो आपको हल्का फुल्का मॉडर्न इंडिया का आइडिया होगा तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। हालांकि उसे हिस्ट्री वाले सर जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो राजीव सर उसको पढ़ाएंगे, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। वो तो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, लेकिन जो उसमें पॉलिटिकल टॉपिक हैं, पॉलिटी का आपका राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो हमारा आज का जो विषय है वो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि मध्य युग में तो शासन मुगलों का था। मुगल शासक औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में स्टेबिलिटी नहीं रही। जो नवाब, पहले तो आप देखते होंगे, अगर जो ये दिल्ली है तो दिल्ली विभिन्न प्रांतों में नवाब नियुक्त करता था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम था दिल्ली का, जो केंद्र में दिल्ली रहती थी, ये सेंट्रलाइज सिस्टम धीरे धीरे बिखरने लगा। लंपट टाइप के राजा या सुल्तान आने लगे, तमाम आप इतिहास में पढ़े ही होंगे। तो इस दिल्ली का नियंत्रण इन नवाबों पे खत्म होने लगा। जो जो नवाब नियुक्त होने लगे, इस दिल्ली का नियंत्रण नवाबों पे खत्म होने लगा। नवाबों के खत्म होने का मतलब एक नवाब तो बंगाल का भी था, मतलब यहां नियंत्रण खत्म होने लगा। और अगर जो नवाब ये बंगाल का था, नियंत्रण खत्म होने लगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जहां आज बांग्लादेश है ये तो पहले था नहीं, ये पूरा इधर शासन पुर्तगाली, इसके बाद इधर शासन पुर्तगाली आ चुके थे। धीरे धीरे यहाँ डच भी थे, यहीं फ्रांसीसी भी धीरे धीरे आ ही गए थे कुछ समय बाद। उसके बाद बचा था यही वाला एरिया, ईस्टर्न एरिया। ईस्टर्न एरिया जो बचा था थोड़ा गरीब था, लेकिन एग्रीकल्चर दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसी एरिया पर अंग्रेजों ने अपनी पूरी पकड़ जमानी शुरू की। अच्छा, अंग्रेजों ने जब पकड़ जमानी शुरू की तो मैं ऐतिहासिक चीजों को थोड़ा स्किप करके मैं आगे जो डायरेक्ट अपनी बात पे हूं, तो अंग्रेजों के पकड़ जमाने के फिराक के चलते, उनकी इस कोशिश के चलते पहली बार सत्रह में प्लासी की लड़ाई हुई। 23 जून का दिन था, प्लासी की लड़ाई हुई। अच्छा, प्लासी की लड़ाई ऐसा माना जाता है एक छद्म युद्ध था, लेकिन इसमें विजय अंग्रेजों की हुई। अंग्रेजों की हुई, इसका मतलब समझना है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जब जीत हुई तो इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने मन मुताबिक नवाब बनाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग नियंत्रण सिंबॉलिक तो कहा ही जा सकता था कि बंगाल पे हो ही गया था। इसके बाद उनके आड़े हाथे आ रहे थे डच। तो 1759 में इन्होंने डच युद्ध किया। और डचों को यहां का जो ये भारत वाला एरिया है, समझिएगा ध्यान से, डचों को इस पूरे ईस्टर्न रीजन से खदेड़ दिया अंग्रेजों ने। और ईस्टर्न रीजन से खदेड़ा कहां? यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, इधर पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में खदेड़ दिया डचों को। डच परेशानी खत्म हो गई। डच परेशानी खत्म हुई, फिर से इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन नवाबों को बनाया था वो नवाब कुछ अपना सर उभारने लगे थे। देखे ही होंगे, नवाब सिराजुद्दौला, ये तमाम लोग थे। इसके बाद 59 डच, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है यही टर्निंग पॉइंट है। ये युद्ध आप सुने ही होंगे, अवध के नवाब, बंगाल के पूर्व नवाब, इन सबों के बीच हुआ। वो एक तरफ हेक्टर मुनरो थे, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हेक्टर मुनरो ने लड़ाई लड़ी उनके नेतृत्व में। और उसके बाद इधर शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और बंगाल के नवाब, ये सब मिलके लड़े। जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई तो इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि, दो संधि की गई।
इसी संधि को धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे कब्जा शुरू हुआ। यहां तक आते आते, मतलब इस समय तक आते आते अंग्रेजों का थोड़ा बहुत कब्जा बंगाल पर भी हो गया था, थोड़ा बहुत ये बंबई पर भी थोड़ा कब्जा जमा लिए थे, और मद्रास पर कब्जा जमा लिए थे, बंबई पर कब्जा जमा लिए थे, और बंगाल पर तो कब्जा था ही। ये इतनी बातें हुई। 1764 के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, जब अंग्रेज युद्ध जीतने लगे, तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, तीन प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन प्रांतों, आज के समय का मैं ये बता रहा हूं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन प्रांतों के 2 अधिकार कंपनी से या कहो खरीद लिए या कहो कंपनी से अपने पास ले लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ले लिए। उसमें कौन से अधिकार थे? एक तो रेवेन्यू, राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी ने अपने पास ले लिया इन 3 राज्यों में। और दीवानी की इंग्लिश आप कर सकते हो सिविल, हिंदी ऐसे कर सकते हो नागरिक मामला। आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, दीवानी या सिविल मामला, ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैं एक बात पहले बता देना चाह रहा हूँ, जब बोर्ड पे मैं लिख लूंगा थोड़ा सा हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगा, कुछ ही समय दिया जाएगा, आप वीडियो पॉज करके कैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्व मामला मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार अपने पास ले लिया अंग्रेजों ने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबों में कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, ये निर्धारण बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। इसके बाद दीवानी अधिकार में क्या होता है? सिविल मैटर का मतलब समझना है, क्रिमिनल नहीं। सिविल मैटर में क्या आता है? फैमिली मैटर आता है। फैमिली में क्या? जैसे फैमिली में क्या? डिवोर्स, मैरिज, सक्सेशन, आपको समझना है। कोई किसी का डिवोर्स हो जाए, किसी की शादी हो, सक्सेशन हो, इसमें एडॉप्शन, गोद लेने वाली चीज, इसी में प्रॉपर्टी, संपत्ति हस्तांतरण, इसे इनहेरिटेंस अंग्रेजी में कह दिया जाता है। मतलब लगभग ये फैमिली वाली चीजें जो फैमिली से संबंधित थी, जो सिविल मामले थे, जो प्रमुख मामला था जिसके लिए विवाद हुआ, मैं वही खाली बता रहा हूं, फैमिली वाली चीजें थी, वो लगभग ये पूरी चीजें, गोद लेने वाली बात, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण कैसे होगा, ये सारी चीजें, ये सारी बातें कैसे होंगी, डिवोर्स, मैरिज, संपत्ति का किसके पास किसको हिस्सा मिलेगा, ये सारी बातें दीवानी या नागरिक अधिकार में आती हैं। और ये सभी बातें किसके अंदर चली गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने देखा होगा, गोद लेने की प्रथा को रोक लगा दिया गया था डलहौजी के द्वारा। हड़प सिद्धांत या व्यपगन सिद्धांत का प्रयोग किया गया था इसी के तहत, क्योंकि ये गोद लेना, ये सारी बातें, संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होगा, ये सारी बातें ईस्ट इंडिया कंपनी के निगरानी में चली गई थी। इसीलिए यही टूल इस्तेमाल करके कितने राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद जब ये अधिकार लिए गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का डंका बजा लंदन तक। लंदन में उनकी बात गूंजने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बड़ा तरबूज लगा है। अच्छा, ये तरबूज का मतलब इंडिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का डंका वहां तक बजा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार सोचा कि हम इसे क्या करें, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाना शुरू करें। तब जाके पहला एक्ट आया, और ध्यान से समझिएगा, पहला एक्ट था ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझना। इसमें क्या किया गया था? नंबर पहली बात, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, अभी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आ रहा है,
का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल, राजनीतिक, तो कंपनी जो प्रशासनिक कार्य कर रही थी और राजनीतिक कार्य कर रही थी, दो काम। हालांकि कंपनी तो व्यापार करने आई थी, लेकिन कंपनी क्या कर रही थी, राजा बनाने लग रही थी, नवाब बनाने लग रही थी, किसी के यहाँ सैनिकों को रखने लग रही थी, उनसे किराया लेने लग रही थी। तो ये जो काम करने लग रही थी कंपनी के इस काम को मान्यता मिल गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस काम को मान्यता दे दी गई कि आप ये जो काम कर रहे हैं प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, इस कार्य को आप अब हम मान्यता दे रहे हैं। पहली बात तो इसमें यह किया गया। जो प्रमुख बातें हैं वही मैं बताऊंगा, पूरा एक डिस्कस करना आसान नहीं है, उसमें फालतू की बातें भी थी। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं वही बताई जाएंगे। इसमें नंबर दूसरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया रेगुलेट करने के लिए। पहली बात, एक ऑफिस क्रिएट किया गया। किसका ऑफिस? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक ऑफिस क्रिएट किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का एक ऑफिस क्रिएट किया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल का ऑफिस क्रिएट किया गया। अब समझिएगा, इस बंगाल के गवर्नर जनरल के ऑफिस क्रिएट किया गया और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को भी कर दिया गया। मतलब बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल अब इन्हें रिपोर्ट करेंगे। सीधी बात कही जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सुप्रीमेसी इन्हें ही दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब अगली बात, इसमें और क्या किया गया, इस गवर्नर जनरल के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस गवर्नर जनरल को एडवाइस करती, गवर्नर जनरल को एडवाइस करती। तो इतनी बात की गई। पहली बात मैंने क्या बताया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को MINIS एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। दूसरा, एक ऑफिस क्रिएट किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल का, इसके अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। कहने का मतलब ये सुपरमेसी इनको दे दी गई। नियम कानून बंबई और मद्रास वाले बनाएंगे तो इनसे पूछ कर बनाएंगे, सीधी बात यही थी। 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया इनकी सहायता के लिए। इस ऑफिस में गवर्नर जनरल की ऑफिस में सहायता के लिए जब ऑफिस बनाई गई तो 4 लोगों को और अपॉइंट किया गया। अगला, पहला जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो वॉरेन हास्टिंग था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना। नंबर तीसरी बात, अब समझें, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। पहले चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे। अंतिम बात, इस रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया कि कंपनी के जो शेयर धारक हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के शेयर धारकों को, कंपनी के मालिकों को, ऐसी सीधी बात कही जाए तो उनको मान्यता दी गई। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मान्यता दी गई इसी एक्ट के तहत। तो 4 प्रमुख बातें आपको बताई गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। एक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस क्रिएट किया गया। इस ऑफिस के अंतर्गत बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कर दिया गया।
4 मेंबर को इसमें अपॉइंट किया गया जो सलाह देते वॉरेन हास्टिंग या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग था। तीसरी बात, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे थे। कंपनी के शेयर धारकों को मान्यता दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मान्यता दी गई। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, फिर आगे बढ़ जाए, जल्दी करो। अगला, नेक्स्ट, देखना ध्यान से। अगला एक्ट, देखो, अच्छा अब समझना है, ये जब एक्ट बना तो इस एक्ट में तमाम कमियां भी थीं। अच्छा, इस कमियों की वजह से घूसखोरी जबरदस्त बढ़ी। कंपनी के अधिकारी रिश्वत खूब लेने लगे। ये रिश्वत लेते थे, कई किताबों में ऐसा लिखा है, आप लोगों जो पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था तो एक उसी पोर्ट पर एक जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी की लदती थी माल बेचने के लिए, और उसी के पहले दूसरी जहाज कंपनी के एक अधिकारी की लगती थी। दोनों जहाजों में उतना ही माल जाता था, इतनी रिश्वतखोरी होने लगी, कंपनी के अधिकारी इतना रिश्वतखोरी करने लगे। जिस प्रकार हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो पहले लोग गांव में क्या होते थे, बंबई से आते थे, तो बंबई से आते थे तो उसमें खूब ज्यादा सामान, थोड़ा दबाव, गांव में दबाव क्रिएट करने के लिए बंबई से ही खूब ज्यादा सामान लाते थे। हालांकि वो पैसा लाके यहाँ भी खरीद सकते हैं, लेकिन बंबई से खूब ज्यादा सामान लाते थे। और बंबई से सामान लाते थे तो आप लोग गांव में देखे होंगे, और उसके बाद वो कुछ नहीं करते थे, रेवड़ी, 1 रुपए की 4 जो रेवड़ी आती है, आते ही पूरे मोहल्ले में बंटवाते थे। मतलब लोगों को इंडिकेट करते थे कि मैं बंबई से आया हूं। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अधिकारी बंबई से या भारत से जब ब्रिटेन में जाता था, लंगशायर पोर्ट पे जब उनकी जहाजें लगती थी तो इसी तरीके से धूम धड़ाम के साथ हो जाते थे। तो एक बंबई को लेके या कहें इंडिया को लेके एक अलग परसेप्शन, लालच का परसेप्शन बनने लगा, जिस प्रकार हम लोगों का बचपन में बन रहा था कि लोग जब बंबई से आते थे तो हाँ, बंबई ऐसी जगह है कि जहां कोई जाएगा सेटल हो जाएगा काम करने के लिए, ऐसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ परसेप्शन बनने लगा। घूसखोरी चरम पे हो गई। ये बात धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगी। अब ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिशर्स जो एक्ट ला रहे थे उनका एक क्रम था कि हम 20 साल पर एक्ट लाएंगे। जैसे उनका क्रम था कि जो 1773 में एक्ट आया तो फिर अगला एक्ट 1793 में आया, अगला एक्ट 1813 में आया, अगला एक्ट 1833 में आया, अगला एक्ट 1853 में आया। ये ऐसे ही क्रम था, ये बात ध्यान रखिए। ये पूरा कंपनी के अंतर्गत एक्ट था। इन एक्ट के अलावा ये जितने भी एक्ट हैं इन्हें चार्टर एक्ट कहा जाता है। वो 20 साल का क्रम रखे थे। इसके बाद जो एक्ट आया 1858 के बाद, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा खुद लीड किया हुआ एक्ट था। तो 1773 के बाद जो एक्ट आना था, अच्छा ये 84 का, माफ करना, 1773 के बाद जो एक्ट आना था वो था 1793 ये एक्ट था। अब कंपनी की ये सारी दशा देखकर ब्रिटेन के लोगों ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या इस एक्ट को सुधारने के लिए बीच में ही एक एक्ट लाए, 1784 का एक्ट। नहीं तो एक्ट तो उसी समय पे आता 1793। तो हमें क्या पढ़ना है, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, जो मूल बात है, एक बात अगर जो कही जाए, मूल बातें, इस एक्ट के अंतर्गत डायरकी सिस्टम शुरू किया गया, द्वैध शासन शुरू किया गया। अब ये द्वैध शासन कैसे, ध्यान से समझिएगा। घूसखोरी वगैरह चरम पर होने के नाते आप देखेंगे कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, ये मान लिया ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तंत्र। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी, पहले इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। इनका अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अच्छा, इनका जो रिमूवल होता था, जाहिर सी बात है अगर जो ये मालिक हैं तो ये यही करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। लेकिन घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कंपनी को भी तुरंत ऐसा तो नहीं था, कंपनी की सारी मान्यता का तो ये भी नहीं होना था। तो हुआ क्या, इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो डायरेक्टरी सिस्टम लगा गया। अब क्या होने लगा, मान लेते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके ऑफिसर हैं, इसके अधिकारी। इस एक्ट में बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अपने अधिकारियों की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन एक और संरचना बना दी गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। मतलब इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नई संरचना बनाई गई ब्रिटिश संसद के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कंपनी के इन अधिकारियों को रिमूव करने का पावर इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, या आसान भाषा में बोले, कंपनी के अधिकारियों को वापस बुलाने का, भारत से वापस बुलाने का अधिकार इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। पहले किसे था, रिमूव करने का अधिकार इन्हीं को था, यही अपॉइंट करते थे, यही रिमूव करते थे। अब जब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया तो क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अधिकारी अपॉइंट किए गए, इसमें 6 अधिकारी थे। ये लंदन में रहते थे, लंदन में ही रहते थे। इन 6 अधिकारियों को अपॉइंट करता था राजा, अपॉइंट बाय क्राउन। मतलब ये 6 अधिकारी पूरी तरह ब्रिटेन की सरकार के कंट्रोल में थे। तो ये नया पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बनाया गया, नई संरचना बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को रिकॉल करने का या रिमूव करने का, जबकि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रिमूव करने का भी अधिकार और अपॉइंट करने का भी अधिकार कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के पास था। इसीलिए इस शासन को डायरेक्टरी सिस्टम कहा गया। अब ध्यान से समझना, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब एक शासन तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर ही रहे थे, दूसरा शासन कहां से शुरू हुआ, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इनडायरेक्टली क्राउन करने लगा। पहली बात तो इसमें हुई। नंबर दूसरी बात, इसे नोट करना, ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी करो। नंबर दूसरी बात इसमें क्या हुई, देखो, देखिए इधर, इसमें पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र को या ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी इंडिकेट किया गया। हालांकि डायरेक्टली नहीं बोला गया, लेकिन इंडिकेट किया गया ब्रिटिश टेरिटरी। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात हम क्या कहेंगे, इस एक्ट के तहत रिश्वत लेना, कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेना साफ साफ मना कर दिया गया। अब इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में बहुत ज्यादा कोई प्रमुख बातें तो है नहीं। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, इस चार्टर एक्ट में ध्यान से समझिए, इस चार्टर एक्ट में कोई बहुत ज्यादा बात थी नहीं। इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वो चाहे लंदन में रह रहे हों या भारत में रह रहे हों, जो भी बड़े अधिकारी थे, इन अधिकारियों का जो वेतन था, ये वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। प्रमुख बातें इसकी यही रही और बहुत ज्यादा इसमें मैटर है नहीं। तो भारतीय राजस्व से इनका वेतन देने की बात की गई। अब इसके बाद जब वेतन मिलने लगा, भारतीय राजस्व से मिलने लगा, तो पॉपुलैरिटी थोड़ी ब्रिटेन में और बढ़ी। यहां तक आते आते, या कहें इसके बाद 1793 के बाद ब्रिटेन में आते आते ये मांग उठने लगी कि भारत में ब्रिटेन से व्यापार करने वाली बस एक ही संस्था है या एक ही पर्सन या लीगल पर्सन है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी।
भारत को सबके लिए खोला जाए, ऐसी ब्रिटेन में मांग उठने लगी। जब भारत को सबके लिए खोला जाए, ऐसा कई बार व्यंग कसा जाता है कि भारतीय तरबूजे को सबके लिए, सबके खाने के लिए खोला जाए, ऐसी मांग उठने लगी थी। तो धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, अगला एक्ट आया जो 1813 का चार्टर एक्ट था। अब इसमें समझिएगा, चार्टर एक्ट, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वैलिडिटी थी, उसके शासन की वैलिडिटी थी, वो 20 साल और बढ़ा दी गई। ये पहली बात की गई। 20-20 साल बढ़ता ही था, एक्ट आता था 20 साल बढ़ा दिया जाता था, 20 साल इसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी गई। नंबर दूसरी बात, जैसे 1793 में यही हुआ था, 20 साल और बढ़ा दिया गया था, ऐसे 1813 में भी ये होता रहता था, 20 साल और बढ़ा दिया गया कि 20 साल कंपनी अपने अंडर शासन रख सकती है, 20 साल अपने अंदर शासन रख सकती है। इसके बाद 1813 के एक्ट में क्या हुआ, 1813 के एक्ट में मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, इसीलिए क्या किया गया, जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, वो खत्म कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया, लेकिन कंपनी क्या करती थी, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय का व्यापार करती थी, ये रहने दिया गया। तो किताबों में लिखा मिलेगा चीनी चाय व्यापार रहने दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन से चाय का व्यापार करती थी, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलाउ था, पूरा का पूरा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलाउ था। लेकिन इस व्यापार को या इस ट्रेड को छोड़कर सभी के सभी व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब इसमें इसके रिपल्सन क्या हुए, इसका परिणाम क्या हुआ, भारत में कोई भी ब्रिटेन वासी चाहे तो आके रह सकता है, इसका परिणाम ही पूछा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, जब व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया तो ब्रिटेन से कोई भी आए यहाँ रहे, मतलब भारतीय तरबूजे को कोई भी काट के खा सकता था, उनकी भाषा में कहें, कोई भी यहाँ के जमीन खरीद सकता था, कोई भी यहाँ के शादी कर सकता था, क्योंकि दीवानी अधिकार आपको पता है, ये ध्यान रखिएगा, दीवानी और राजस्व के अधिकार कंपनी ने पहले ही ले लिए थे। कोई भी आके यहाँ बच्चा अडॉप्ट कर सकता था, जो भी बातें उनके नियम में जो भी बातें थी, कोई भी आके यहाँ संपत्ति खरीद सकता था, क्योंकि ये सारे अधिकार उनके थे ही। क्रिमिनल राइट सिर्फ वो नहीं लिए थे। व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया, व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ तो इसी एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचार की भी अनुमति दी गई। ईसाई धर्म प्रचार हुआ। कहने का मतलब, यही एक्ट भारत में एकल्चरेशन का कारण रहा। पर संस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण हुआ, मतलब भारत के लोगों ने दूसरी की संस्कृतियों को ग्रहण करना इसी एक्ट से शुरू किया। यही एक्ट रहा। फिर समझिएगा, दूसरी संस्कृतियों को ग्रहण करना शुरू किया, ईसाई धर्म प्रचार शुरू हुआ। यहां तक आते आते क्या होने लगा था, इस एक्ट के पहले ही बात शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ब्रिटेन से अधिकारी मंगवा के यहाँ काम कराना बड़ा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेतन ले रहे थे। अगर जो कोई कमी रहती थी तो वो जाके ब्रिटेन में मुकदमा कर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर जो फैसला आ गया तो इन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसमें हुआ क्या, समझिएगा, कंपनी ने सोचा हम क्यों ना यहीं एम्प्लॉय तैयार करें, भारत में ही एम्प्लॉय तैयार करेंगे अपने हिसाब से, जो देखने में तो भाई काला कलूटा या जो भी भारतीय जैसा होगा, और अंदर से हम उसे अंग्रेज बना देंगे, अपने लायक बना देंगे, अपने कंपनी में काम करने लायक बना देंगे। ये बात तो हुआ क्या इसमें, इसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार कंपनी 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करने की बात की गई। 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च होंगे, कहां, फॉर एजुकेशन। तो पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। अच्छा,
कई बार ऐसा भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, ईसाई प्रचार कौन से एक्ट के तहत शुरू हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। ईसाई प्रचार शुरू हुआ, आपको भारत नेपाल सीमा विवाद जब पढ़ाया गया था तो आपको पता होगा 1813 के एक्ट से धीरे धीरे समाज सुधार शुरू हुआ। समाज सुधार के बाद आप देखे होंगे 1813 से ही आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हुआ था। 1816 में ही सुंगरौली की संधि हुई थी, हमने आपको बताया था। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी एक्ट के बाद आपका सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हम दूसरी की संस्कृतियों को जानने लगे, तो अपनी संस्कृति में जो कमियां थी उसे नोटिस करने लगे। कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। राजा राम मोहन राय ये सब लोग इसी समय से शुरू होने लगे कि भाई अब उनकी संस्कृति में ऐसा है जो अच्छी बात है, हमारी संस्कृति में ये है जो बुरी बात है, तो हम दोनों को मिला के अपनी संस्कृति से जो अच्छी चीजें हैं उसे रखेंगे, दूसरी की संस्कृति से जो अच्छी चीजें हैं उसे भी ले लेंगे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला फिर से देखो, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट जब हुआ तो फिर तमाम सुधार शुरू हुए भारतीय समाज में। राजा राम मोहन राय के कहने पर गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत के लिए एक विधेयक बनाया। 1829 में वो विधेयक बना। इसके बाद धीरे धीरे करके फिर से अगला चार्टर एक्ट 1833 का आया। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अब समझिएगा, इसमें पहली बात क्या हुई, फिर से बोला गया कि कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी कहलाएंगे, ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी कहलाएंगे। फिर से बोला गया कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी इसे अपने पास रख सकती है, उसके बाद ब्रिटेन की संसद इसे ले सकती है, जब चाहे तब ले सकती है। इस 33 के एक्ट में साफ साफ बोल दिया गया कि ये ब्रिटिश टेरिटरी कहलाएंगे और इसे जब चाहे 20 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के अंदर भी, उसमें एक क्लॉज और जोड़ा गया था, लेकिन 20 वर्ष के बाद भी जब चाहे तब ले सकती है। इसमें दूसरी बात क्या कही गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के गवर्नर जनरल को, समझिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ये बातें हो गई। अगला तीसरी बात, इसमें प्रमुख तीसरी बात क्या की गई, आपको याद होगा कि वायसराय के, गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसमें 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अब इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4th मेंबर, चौथा सदस्य अपॉइंट होने लगा। इस एक्ट के बाद क्या अपॉइंट होने लगा, एज ए लॉ ऑफिसर। तो अब इतनी पूरी बात कैसे लिखेंगे इसे, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति कैसे होने लगी, एक विधि अधिकारी के रूप में होने लगी। और पहला विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जब यह एक्ट आया तो लॉर्ड मैकाले, जो चौथा मेंबर अपॉइंट हुआ, इसे
अपने मत देने के अधिकार नहीं थे, मतलब ये वोट नहीं कर सकता था, सुझाव दे सकता था, ऑफिस में बैठ सकता था। लेकिन ये जो लॉर्ड मैकाले था, ये पहला विधि अधिकारी था जो चौथा मेंबर था, जो चौथा मेंबर, 4 मेंबर थे, चौथा मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो था। तमाम विधियों को रेगुलेट करने के लिए भारत में विधि अधिकारी की नियुक्ति होने लगी। 3 प्रमुख बातें इस चार्टर एक्ट में थी। इस चार्टर एक्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। तो 3 प्रमुख बातें इस चार्टर एक्ट में थी। और एक प्रमुख इसमें और कहा जा सकता है, इसमें एक बात और यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर जो दिख रहा हो, कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो एकदम खत्म कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली एकदम खत्म करने का मतलब आपको अभी बताया गया हो, चीन से चाय का व्यापार पर एकाधिकार था, चीन को चाय भेजती थी कंपनी ही सिर्फ भेजती थी, ये भी खत्म कर दिया गया। तो इतनी बातें 1833 के एक्ट में की गई। अच्छा, 1833 के एक्ट के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। इसके बाद 1853 का एक्ट आया। 1853 के एक्ट में बहुत ज्यादा बातें तो थी नहीं, इसमें कुछ प्रमुख बातें, कुछ विद्वानों का मानना है कि 1853 के एक्ट, 1853 का एक्ट एक कारण है 1857 के विद्रोह का। 1853 का एक्ट, इसमें पहली बात तो यह कह दी गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासित क्षेत्र है, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी, ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी मतलब जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, अब ब्रिटेन की सरकार जब चाहे तब इसे अपने पास ले सकती है। मतलब जो 20-20 साल बढ़ रहा था कि 20 साल अपने पास रखे, वो खत्म कर दिया गया। साफ साफ बोला गया ब्रिटेन की सरकार जब चाहे तब इसे ले सकती है। मतलब ब्रिटेन की सरकार भी हाथ धो के पीछे पड़ गई कि अब ये जितना क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाया है, ब्रिटेन खुद इस पर रूल करेगा, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। इसमें दूसरी बात क्या कही गई, जो 4th मेंबर था लॉ ऑफिसर, अभी आपको बताया, उसको वोटिंग राइट दिया गया। मतलब वो अब सिर्फ अपना वो विचार नहीं प्रकट कर सकता था। अब अगर जो किसी भी मत का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के किसी मत का अगर जो टाई हो जाए, कि उन्होंने कोई मत व्यक्त किया, 4 लोग हैं, टाई हो गया, तो फिर अपना वो मत दे सकता था। तो अभी चौथे लॉ ऑफिसर का वोटिंग राइट भी हो गया। इसमें और कुछ प्रमुख बातें क्या की गई जो विरोध का कारण बनी, जैसे इसी में फ्री पोस्टल, TEL, फ्री पोस्टल सर्विस को खत्म कर दिया गया। सैनिकों के लिए फ्री पोस्टल सर्विस थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। ये भी एक विरोध का कारण था। इसमें दूसरी बात क्या की गई, ओवरसी अलाउंसेस दिए जाते थे। कोई भी सैनिक अगर जो समुद्र के पार जाके लड़ाई करता था, जैसे मान लिया कोई बंगाल का सैनिक हो, अफ्रीका में जाके लड़ाई कर रहा था, तो उसको ओवरसीज अलाउंस दिए जाते थे, समुद्र पारीय भत्ता, मतलब सैलरी थोड़ी अधिक दी जाती थी। ये भी खत्म कर दिया गया। यही एक्ट चल रहा था तो तमाम रियासतों को, या कहा जाए तमाम बड़ी बड़ी रियासतों को मिला लिया गया, जैसे अवध का विलय कर दिया गया। ये भी एक कारण था, अवध का विलय कर दिया गया। तो 1853 का एक्ट तो पिछले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और तमाम अंग्रेजों की कुछ नीतियां रही, जो बाद में अपना 1857 के विरोध का कारण बनी। 1857 का विरोध जो तत्काल कारण आप पढ़े होंगे, चर्बी वाला कारतूस, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में आपको पता है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा विद्रोह था, उससे अंग्रेजों ने सीख ली और 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद 57 में ही एक्ट आया और इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम कहा गया। मतलब अभी तक जो एक्ट ये आ रहे थे, आपको कहा जाए 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, ये कंपनी के अधीन एक्ट थे। अब इसके बाद क्या हुआ,
1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ। तो अंग्रेज इसको टैकल करने के लिए क्या बोले कि जब खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है, कई किसान बोलने लगे कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हमें कंपनी बहुत ज्यादा वो कर रही है। ब्रिटेन का शासन ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी था इस समय तक, तो लोग देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ब्रिटेन शासन कर रहा है तो वहाँ अच्छा शासन हो रहा है। तो कुछ लोगों की ऐसी मांग उठी कि ब्रिटेन खुद शासन करे, कंपनी के थ्रू शासन करना बंद करे, शायद हमारे दिन कुछ अच्छे हो जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ। वो तो बाद में पता चला कि दिन अच्छे हुए कि क्या बुरे हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब विद्रोह हुआ, विद्रोह दबाया गया, बड़ी मुश्किल से विद्रोह दबाया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या 1858 में एक्ट ये लागू हुआ। इस एक्ट में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। पहली बार ये जो एक्ट आया वो कंपनी के लिए एक्ट नहीं था, इसलिए इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम कहा गया। तो 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट इंडियन गवर्निंग एक्ट इसे कहा जा सकता है, भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट में किया क्या गया? इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया तो क्या किया गया? अब सीधा मुकुट का शासन आया। सीधा मुकुट का शासन आया, क्राउन रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। क्राउन रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको समझना है, क्राउन रिप्रेजेंटेशन का मतलब सीधा वायसराय का शासन आया। वायसराय अब कहां शासन करने लगे? इंडिया पर या ब्रिटिश इंडिया पर। और इस वायसराय ये क्या था? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। किसका? इस क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था वायसराय, क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो पहली बात इसमें क्या की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया गया। शासन खत्म करने के बाद मुकुट का शासन आया। मुकुट का शासन का मतलब क्राउन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजता था, जिसे वायसराय कहा जाता था। फिर इसके बाद दूसरा जो बड़ा काम क्या किया गया आपको पता है, इसी एक्ट में 1858 के एक्ट में दूसरी बात क्या की गई? इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, आपको भी पता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको भी खत्म कर दिया गया। जब इनको खत्म किया गया तो जो कंपनी का इतना बड़ा एसेट था ये कैसे कन्वर्ट हो? तो फिर इसके तहत क्या किया गया? एक परिषद बनाई गई 15 सदस्यों की। एक ऑफिस क्रिएट की गई 15 सदस्यों की ऑफिस। कहाँ? लंदन में। इस ऑफिस का नाम दिया गया भारतीय सचिवालय, इंडियन सेक्रेटरीट, ऐसे कुछ नाम दिया गया। 15 सदस्यों की ऑफिस बनाई गई, भारतीय सचिवालय। इसका जो हेड होता था, इसका हेड भारत का सचिव होता था। अच्छा, ये जो भारत का सचिव होता था, इसकी ऑफिस तो आपको बताया गया लंदन में है। ये जो भारत का सचिव होता था ये यूके पार्लियामेंट का मेंबर होता था, मंत्री पद पर ही रहता था, वही भारत का सचिव होता था। इसकी सारी सैलरी आपको पहले ही बताया गया है कि जाती थी 1793 के एक्ट में जाती थी, आपको बताया गया है कि भारत से जाती थी। इस 15 सदस्य में, ये जो 15 सदस्य थे, इस 15 सदस्य में 7 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे क्राउन के द्वारा,
फिर से 8 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ये 8 मेंबर। तो इस 15 सदस्य में 7 मेंबर क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे इस ऑफिस में, 8 मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के मालिक लोग थे उनकी मान्यता तो खत्म कर दी गई, इसीलिए इस 15 सदस्य में उनके मेंबर 8 अपॉइंट किए जाते थे। इस ऑफिस को या इस सचिव को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की पावर दे दी गई इस सचिव को। ये पावरफुल होने लगा या ये पावरफुल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, फिर से एक्ट आया, समझिएगा। अगला जो एक्ट था, इसके बाद काउंसिल एक्ट्स बोले गए इसे, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें 2-3 प्रमुख बातें हुई, जल्दी से अगर जो जान लें तो इसमें पहली प्रमुख बातें इस इंडियन काउंसिल एक्ट में, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया गया, विधान परिषदों का गठन किया गया, विधायी परिषदें बनाई गई, नियम कानून बनाने के लिए विधायी परिषदें बनाई गई, विधान परिषदों का भी गठन किया गया। दूसरी इसकी प्रमुख बातें थीं, इसकी प्रमुख बातें जो सरकार की कैबिनेट थी उसका पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया गया। सरकार की कैबिनेट का पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मतलब एक एक मंत्री को अलग अलग विभाग दे दिया गया। गृह विभाग संभालना है तो गृह मंत्री उसके लिए कर दिया गया, वित्त विभाग संभालना है उसके लिए एक वित्त मंत्री कर दिया गया। ऐसे ऐसे विभागों का पूरा बंटवारा किया गया, सेंट्रलाइज नहीं रहा, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होने लगा धीरे धीरे। यही एक्ट जब चल रहा था तो आपको पता होना चाहिए, इसी एक्ट के तहत आपको याद होगा 28 दिसंबर कौन सा सन, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी इसी एक्ट के तहत। ठीक, तो इस एक्ट में 2 प्रमुख बातें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, नियम कानून बनाने के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ कैबिनेट का शुरू हुआ, मतलब सरकार में विभागों का बंटवारा शुरू हुआ। और यही एक्ट जब था जब लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। इसके बाद बाबू समझिएगा, इसके बाद 1892 का एक्ट आया, 1892 का एक्ट आया, 1892 का एक्ट। अच्छा, ये जितने भी एक्ट आ रहे हैं ये इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो 1892 का एक्ट, 1892 के एक्ट में क्या हुआ समझना। पहली बात 1861 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, तो इस एक्ट में पहली प्रमुख बातें की गई, जो प्रांतीय विधायी परिषदें थीं, तो प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मतलब उनका आकार बड़ा किया गया। दूसरी इसमें प्रमुख बातें क्या थी, इसी में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। हालांकि ये उत्तर देने से मना कर सकते थे, ये प्रावधान था, लेकिन बस प्रश्न पूछने की बात कही गई, तो एक अच्छा शुरुआत थी। भले ही उत्तर वो ना देते, लेकिन कम से कम क्वेश्चन राइज तो हो जाता। तो इसी एक्ट के तहत प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें, इसमें इलेक्शन मेथड की शुरुआत हुई। इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत, स्टार्ट द इलेक्शन सिस्टम, चुनाव की शुरुआत हो गई इसी के तहत।
और यही एक्ट जब चल रहा था तो आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति हुई वायसराय के रूप में। इसी एक्ट के तहत उग्रवादी गतिविधियां शुरू हुई। स्वतंत्रता संग्राम में आतंकवाद कहें या उग्रवाद शुरू हुआ, हिंसा होने लगी। 1893 में शिकागो सम्मेलन, 97 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में माना गया कि भारत से बहुत सारा धन ब्रिटेन में जाता है लेकिन उसका कोई इनपुट फिर भारत में नहीं होता। इसमें कलकत्ता अधिवेशन में माना गया। उग्रवादी गतिविधियां शुरू हुई। आप सुने होंगे, इतिहास पढ़ेंगे, अभिनव मित्र सम्मेलन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बने और वो उग्रवादी तरीके से, हिंसा के तरीके से जबरदस्ती आज़ादी लेने की बात कहने लगे। तमाम राइटर्स ऐसे हुए जिसे कांग्रेस में भी एक धड़ा बन गया, गरम दल नरम दल। फिर कांग्रेस बन गया था। कांग्रेस अंग्रेजों के अनुरूप हो नहीं रहा था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ही कहीं ना कहीं उससे बातें हो रही थी। तो अंग्रेजों ने बैलेंस करने के लिए कर्जन ने कुछ दूसरी नीति अपनाई और इसी के तहत ढाका में जब यही एक्ट चल रहा था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में इस मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो नवाब समीमुल्लाह और इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे आगा खां। परमानेंट जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। कर्जन ने साफ साफ बोला, ढाका में वो उनका सम्मेलन हुआ, नेताओं की तरह सम्मेलन हुआ, बाकायदे माइक कोइक लगा। तो कर्जन ने इन लोगों से बोला कि आपकी प्रवृत्ति रही है शासन करने की, आप शासन करने के लिए बनाए गए हैं, आपका इतिहास बड़ा गौरवशाली है, आप अंग्रेजों से कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा। मतलब जबरदस्ती बोला गया ऐसा। अच्छा, वो बोलने का कारण ही था कि ये उग्रवादी गतिविधियां कम हो जाएं, कांग्रेस को हम अपने खेमे में लाएं, मुस्लिमों को अपने खेमे में लाएं, नरम दल और गरम दल में जो बंट गया था उसे भी अपने खेमे में लाएं। तो इसके तहत इसके बाद जो गतिविधि शुरू हुई, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो गतिविधि शुरू हुई उसमें आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का मतभेद, कांग्रेस मतभेद के बाद फिर तिलक की जेल। और इसी में क्या हो गया, सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन। मतलब 1907 में जब कांग्रेस सूरत में अधिवेशन हो रहा था तो वहां कांग्रेस दो गुटों में बट गया, एक गरम दल एक नरम दल। मतलब कांग्रेस हो गई कमजोर। नरम दल वाले जो थे वो पॉजिटिव थे अंग्रेजों के प्रति, जो गरम दल वाले थे वो नेगेटिव थे अंग्रेजों के प्रति। तो अंग्रेज इन्हीं को टैकल करना चाहते थे कि अगर जो इन्हें थोड़ा सा किसी भी कारण को या किसी भी व्यवस्था लगा के इन्हें जेल में ठूस दिया जाए तो सिर्फ यही बचेंगे, तो हमारे लगभग फेवर में है और कुछ करके इन्हें मना लेंगे, फिर से मुस्लिम लीग को मना लेंगे कुछ करके, और बाकी ये अगर जो हट गए तो थोड़ी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस। इन सबों को ध्यान में रखते हुए अगला एक्ट आया। अच्छा, इस अगले एक्ट को कहा ही जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इसे समझिएगा। तो इसमें अगला एक्ट आया 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट। उस समय ये जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, इसमें क्या किया गया, इसमें फिर से केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायी परिषद हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। एक तो ये बात की गई, आपको पता है कि 1893 में ही उनकी केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई थी 1892 में। फिर से 1909 वाले एक्ट में केंद्रीय भी और प्रांतीय भी विधायी परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई, इनकी संख्या बढ़ी। इसमें दूसरी बात क्या की गई, ध्यान से समझिएगा,
1892 वाले एक्ट में बजट पर प्रश्न पूछने की बात कही गई थी। इसमें क्या किया गया, बजट पर अब सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछ सकते, अब अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप दाग सकते हैं। मतलब जैसे इसका उदाहरण ऐसे समझो, मान लिया वित्त मंत्री भाषण दे रहे हो बजट पर, उन्होंने कहा कि हम कृषि के लिए 10% अपनी जीडीपी का 10% कृषि के लिए खर्च करने की बात कह रहे हैं। मान लेते हैं वित्त मंत्री के भाषण के दौरान कोई पूछा कि सर अगर जो कृषि के लिए 10% खर्च करने की बात कह रहे हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना खर्च करेंगे। तो मान लिया उनका जवाब आया कि हम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5% खर्च करेंगे। अब समझिएगा, जो पहला क्वेश्चन हुआ तो सिंपली क्वेश्चन हुआ कि आप इसमें कितना खर्च कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए जो क्वेश्चन फिर दागा जाए वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हुआ। तो मान लिया कोई पूछा वित्त मंत्री से, जैसे फिर से उदाहरण लेते हैं, वित्त मंत्री से पूछा कोई कि आप कृषि पर कितना खर्च करने की बात कह रहे हैं, तो कोई ये जो क्वेश्चन पूछा कृषि पर खर्च करने की बात, ये क्वेश्चन हुआ, सिंपली क्वेश्चन हुआ। उन्होंने बताया 10% खर्च कर रहे हैं। अब इसको पूरा करने के लिए फिर से वो क्वेश्चन पूछा, अगर जो कृषि पर 10% कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई पर कितना कर रहे हैं। तो मान लिया उनका जवाब आया कि 2% कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कृषि पर, फिर दूसरा क्वेश्चन उसे पूरा करने के लिए सिंचाई पर कितना खर्च कर रहे हैं, ये दैट्स कॉल्ड, ये एक उदाहरण है, इसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। तो बजट पर सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछा गया, पूछा जाने का अधिकार दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जाने का अधिकार दिया गया। तीसरी बात क्या कर दी गई, तीसरा जो प्रमुख बिंदु था इसमें, इसी एक्ट के तहत जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति की गई। मतलब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय की नियुक्ति की गई। अच्छा, इससे कांग्रेस के नरम दल वाले खुश हो गए, वो यही मांग कर रहे थे, पहले भारतीय की नियुक्ति की गई। अच्छा, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की। अच्छा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बारे में आपको एक बात ध्यान से समझना है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब आपको एक बात समझ लीजिएगा, नहीं तो पता लगा कि अब ना समझ पाए फिर बोलें कि अब भी सांप्रदायिक निर्वाचन होता है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लिया कोई सोसाइटी हो, इसमें प्रत्याशी हूं, तो सोसाइटी प्रत्याशी, एक तो जो सिंपल निर्वाचन होता है, यहां मैं 2 उदाहरण दूंगा, 1 और 2। सिंपल जो निर्वाचन होता है, मान लिया इस सोसाइटी में कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जो कोई इलेक्शन ले सकता है तो ये वोटर है, ये सोसाइटी है। कोई इलेक्शन लड़ सकता है तो कोई वोट भी दे सकता है, वोट भी कोई दे। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या किया गया, इसमें साफ साफ कहा गया जहां से मुस्लिम सोसाइटी में प्रत्याशी होंगे वहां वोटिंग राइट भी मुस्लिम का ही होगा। सॉरी, इसके कहने का मतलब यही था कि जो किसी सोसाइटी में अगर जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो उस सोसाइटी में वोटिंग राइट भी केवल मुस्लिमों का ही होगा। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब था। आज ऐसा नहीं होता, अगर जो कहीं माइनॉरिटी कोई लड़ रहा है या SC ST की सीट आरक्षित है तो ठीक है, वो आरक्षित है। आज भी ऐसा आरक्षण हो रहा है, मुस्लिम का नहीं हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, SC ST या और लोगों का हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां SC ST सिर्फ वोट कर रहे हो। आज ऐसा नहीं है, वहां सारे लोग वोट करते हैं। लेकिन पहले वहां क्या था, अगर जो मुस्लिम लड़ रहा है तो उस सोसाइटी में मुस्लिम ही सिर्फ वोट करेगा। ये मुस्लिम लीग को खुश करने की बात की गई। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए मन करे। इसके बाद बंगाल विभाजन की बात हुई। फिर 1911-12 में दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के बाद आपका दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी के बाद बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद समझिएगा, फिर से
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बाद महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी आए भारत में। महात्मा गांधी का आगमन हुआ साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का आगमन के इसके बाद फिर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें कांग्रेस फिर से एक हुई। नरम दल जो था, गरम दल फिर से एक हुआ। इसमें मुस्लिम लीग से भी एकता देखने को मिली। फिर 1916 के अधिवेशन के बाद आपका रौलट एक्ट आया। रौलट एक्ट के बाद फिर होते होते विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका जो एक्ट आया वो 1919 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसे अगर जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये दोनों वायसराय, भारत के वायसराय, और एक इंडियन स्टेट सेक्रेटरी था लंदन में जो सचिवालय बनाया गया था। आप 1858 के एक्ट में पढ़े होंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो बारी शुरू हुई, इसके बाद जो एक्ट आया वो इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। यहां तक आते आते ड्रेन थ्योरी बड़ी प्रचलित हो गई थी। मतलब यहां से लोगों का वेतन जाता था ब्रिटेन में, उसका विरोध होना शुरू होने लगा था। तो इस 1919 वाले एक्ट में, माफ करना, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस 1919 वाले एक्ट में क्या किया गया? इसमें पहली बात, अब ध्यान से समझिए, इसमें पहली बात क्या की गई? जो भारत का सचिवालय था, जो भारत का सचिवालय लंदन में था, इसे खत्म कर दिया गया। इंडियन स्टेट सेक्रेटरी को खत्म कर दिया गया और एक हाई कमिश्नर की पोस्ट सृजित की गई। अच्छा, हाई कमिश्नर की सिर्फ पोस्ट ही सृजित की गई। ये हाई कमिश्नर का पोस्ट, ये पोस्ट का व्यक्ति भी यूके पार्लियामेंट का ही मेंबर रहता था। अच्छा, इस हाई कमिश्नर की पोस्ट को वेतन अब यूके पार्लियामेंट देने लगी। तो भारत वाले तो ये मांग कर रहे थे सचिवालय में जो वेतन जाता है वो भारत से जाता है और ये भारत के लिए कोई काम नहीं करते, तो इसी मांग के तहत इन्होंने खत्म कर दिया ये सारा मैटर ही खत्म कर दिया। इनका जो वेतन भारत से जा रहा था वो भी खत्म कर दिया। तो पहले तो यहाँ से वेतन जाता था तो थोड़ा बहुत काम कर भी देते थे, अब तो वेतन भी नहीं जा रहा है। अब तो इनके ऊपर नियंत्रण भी नहीं रह गया है इंडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव या इंडिया के किसी शासक का। इसके तहत और क्या किया गया? इसके तहत डायरकी सिस्टम की शुरुआत की गई। प्रांतों में डायरकी सिस्टम की शुरुआत की गई। अच्छा, प्रांतों में डायरकी सिस्टम की शुरुआत कैसे समझो? इसी में सभी विषयों को, जितने भी सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट थे नियम कानून बनाने के, जितने भी विषय थे, जैसे आज भी नियम कानून बनाने का एक विषय है मुद्रा पर नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। नागरिकता कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन पुलिस पर कौन नियम बनाएगा? ऐसे ऐसे कई विषय हैं। राज्य सरकार पुलिस पर नियम बनाएगी। ऐसे जितने भी विषय थे उन सभी को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, एक प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची। अब मैंने यहां क्या लिखा है? प्रोविंस में, प्रांतों में डायरेक्ट सिस्टम शुरू हुआ। समझिए, प्रांतीय सूची में फिर दो लिस्ट बनाई, एक रिजर्व आरक्षित, एक ट्रांसफरेबल हस्तांतरित।
रिजर्व लिस्ट पर कंट्रोल जो होता था वो हम डायरेक्ट अगर जो बोलें तो वायसराय, रिजर्व लिस्ट पर नियम कानून वायसराय जो रिजर्व लिस्ट पर नियम कानून था वायसराय अपनी मर्जी से बना सकता था या वायसराय द्वारा नियुक्त कोई भी बनाएगा। ट्रांसफरेबल लिस्ट पर जो नियम कानून बनता था ये भारतीय निर्वाचित जो होते थे वो प्रतिनिधि बनाते थे या उनके कहने पर वायसराय बनाता था। तो अगर जो सीधी भाषा में बोला जाए तो रिजर्व लिस्ट पर नियम कानून बनाने का अधिकार डायरेक्टली वायसराय के पास था और ट्रांसफरेबल लिस्ट पर नियम कानून बनाने का अधिकार भारत के लोग जो निर्वाचित होने लगे थे उनके पास था। इसमें बड़ा बेढंगा सारी बातें भी बांटी गई थी, जैसे जो फिनांस वित्त वाला पार्ट था, पैसा आना जाना, ये रिजर्व में था, मतलब इस पर वायसराय काम करेगा। लेकिन इसमें जो सिंचाई, शिक्षा, ये सारी बातें थी वो ट्रांसफरेबल में हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर ये रिजर्व में थी। तो इस डायरकी सिस्टम, प्रोविंशियल में डायरकी सिस्टम इसीलिए से कहा गया, दो गुटों में बांटी गई ये लिस्ट, एक रिजर्व एक ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल वाले पर भारतीयों को नियम बनाने का अधिकार था, हम अगर जो आम बोलचाल की भाषा में बोले, और रिजर्व पर वायसराय को था। वायसराय ऐसे ऐसे विषय रिजर्व में रख लिए थे कि इसके बिना इसका कुछ हो नहीं पाए। जैसे आप रुपया यहां रहेगा, सिंचाई यहां होके क्या करेगा, कृषि यहां होके क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर वित्त यहां है, शिक्षा यहां होके क्या करेगा, कैसे वो करेंगे शिक्षा। तो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद क्या हुआ समझिएगा। नेक्स्ट, अब समझना। इसी एक्ट में बोला गया कि 1919 के एक्ट के का रिवीजन करने के लिए 19 के एक्ट का रिवीजन करने के लिए 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन आएगा और ये रॉयल कमीशन इसको रिवाइज करेगा, अगर जो इसमें जो कमियां हैं उसे सुधारेगा। अब इन 10 सालों में हुआ क्या। 1923 में एकवर्थ कमीशन आया। एकवर्थ कमीशन ने क्या किया, बजट को अलग कर दिया, रेल अलग कर दिया, सामान्य बजट अलग कर दिया। बाद में 2015 में फिर से एक हो गया, 2015 में फिर से एक हो गया, एकवर्थ कमीशन आया। फिर से 1924 में केंद्र का बजट अलग पेश होने लगा और राज्यों का बजट या प्रांतों का बजट अलग पेश होने लगा। नेक्स्ट, 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई। 1926 में। अगला 1927 में आ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मतलब इसी 1919 वाले एक्ट की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया। तो मतलब 10 साल पहले ही आ गया, 10 साल बीता ही नहीं था तभी आ गया साइमन कमीशन। इसका विरोध जबरदस्त हुआ। इसके विरोध का कारण क्या था, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध जबरदस्त हुआ। जब इसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई तो साइमन कमीशन के मेंबरों ने कहा अगर जो भारत वालों के पास दम है तो एक अच्छा संविधान, ब्रिटेन जैसा संविधान बना के दिखाएं। उसी चैलेंज पे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई। इसमें पहली बार महिलाओं को फंडामेंटल राइट और समानता की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट आई। अब इसे समझिएगा, नेहरू रिपोर्ट के बाद चीजें जब बिगड़ने लगी तो 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए।
गांधी जी भी दूसरे वाले में भाग लिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, फिर से उसके बाद आंदोलन, फिर से अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन के बाद एक दूसरा माइनॉरिटी के बाद माइनॉरिटी के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन किया था 1909 में, उसके बाद दलितों के लिए, हरिजन के लिए अलग कर दिया। आंदोलन फिर शुरू हुआ, आंदोलन के बाद अंबेडकर के साथ पूना समझौता किया गया कि ये आप वापस ले लीजिए, दलितों वाला जो अलग सांप्रदायिक निर्वाचन है उसे वापस ले लीजिए, हम जब अपना संविधान बनाएंगे तो उसमें आपको अलग बातों का प्रावधान, उसमें सुरक्षा आपको दे दी जाएगी, पूना पैक्ट। इसके बाद फिर 1935 वाला एक्ट, 1935 का एक्ट, इसे आप क्रम से जल्दी लिखें, फिर हम इसे मिटा रहे हैं। 1935 का एक्ट, इसका नाम था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसमें प्रमुख बातें जो थी उसे आप लिख लें। (1935) का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नेंस एक्ट 1935। इस एक्ट में जो बात 1919 में राज्यों में की गई थी वही इसमें केंद्र में कर दी गई, मतलब केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। 1919 वाले में जो हरकत प्रोविंस में, राज्यों में की गई थी वही हरकत इस समय केंद्र वाली लिस्ट में बनाकर रिजर्व और ट्रांसफरेबल बना के इसमें कर दिया गया। दूसरी बात क्या की गई थी इसमें, 1935 आते आते भारत में 11 प्रोविंस थे, 11 प्रांत थे। इस 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में बाई कैमरलिज्म सिस्टम कर दिया गया, द्विसदनात्मक कर दिया गया। मतलब भारत में जो 11 प्रांत थे उसमें 6 प्रांत 2 सदनात्मक हो गए। जैसे इस समय भी 6 प्रांत 2 सदनात्मक हैं, मतलब विधान परिषद और विधानसभा 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदन थे और बाकी में विधानसभाएं ही थीं, 5 प्रांतों में विधानसभाएं थीं। जैसे इस समय 6 प्रांतों में, वर्तमान में 6 प्रांतों में ही विधानसभाएं हैं, विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों हैं। जम्मू कश्मीर तो हट गया, नहीं तो 7 था। उत्तर प्रदेश, बिहार, ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 में है। अगली बात, सभी विषयों को 3 लिस्ट में विभाजित किया गया, 3 लिस्ट में विभाजित किया गया। एक तो सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, एक तो प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, और एक समवर्ती सूची। ये प्रांत और ये समवर्ती, ये केंद्र कॉन्करेंट लिस्ट, और बाकी जो बचा ये रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्ति। अब समझिएगा, सेंट्रल लिस्ट में जो विषय डाले गए वो 59 सब्जेक्ट डाले गए। जैसे इस समय की अगर जो बात करें तो इस समय सेंट्रल लिस्ट में 100 विषय हैं। इस समय अगर जो 2020 की बात करें तो इस समय 100 विषय हैं सेंट्रल लिस्ट में। अगर जो तुलना करना हो तो ऐसे कर सकते हो। फिर से देखो, ऐसे मैं यहाँ तुलना भी कर ले रहा हूँ, यहाँ कर लिया जाएगा। फिर से देखो, प्रांतीय लिस्ट की बात करें तो इसमें 54 सब्जेक्ट थे और इस समय 61 है 2020 में, जो संविधान हमारा अब 2020 में, और ये 1935 के एक्ट की बात हो रही है। कॉन्करेंट लिस्ट में इस समय 36 थे और अब 54 है, समझिएगा। रेसिड्यूरी पावर वायसराय के पास थी, यहां लिख दे रहा हूं। मतलब इन विषयों में 1935 के एक्ट में इन विषयों में अगर जो कुछ बच गया, कुछ बचा कुचा है तो वो शक्ति वायसराय के पास गई। अब 2020 में रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक जो तुलना करना हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 3 लिस्टों का विभाजन किया गया। सेंट्रल लिस्ट में 59, प्रोविंशियल में 54, कॉन्करेंट में 36 और रेसिड्यूरी पावर वायसराय के पास गई। ये पूछा भी गया है राजस्थान पीसीएस का, पिछले बार का पेपर उठा के देखोगे तो इसमें पूछा गया 1935 के एक्ट में रेसिड्यूरी पावर किसके हाथ में थी। तो ये
रेसिडेंसी पर वायसराय के हाथ में थी। ये 1935 का एक्ट था। इसमें एक काम और किया गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे मिटा के। इसमें एक काम और किया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। एक संघीय न्यायालय बनाया गया। यही बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट बना। अच्छा, इस संघीय न्यायालय के खिलाफ जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। इस संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। यही बाद में जब आप इसे समझो, ऐसे ही स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे कि जब आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद अगर जो आपको पढ़ना होगा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक क्लॉज मिलेगा कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है वो कहां से लिया गया। तो आपको पता चलेगा जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसे अगर जो ऐसे समझना हो तो ध्यान से समझिए। ये जो फेडरल कोर्ट था, इसके खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी जो लंदन में थी। जब ब्रिटेन का शासन खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने अपने सभी अधिकार विड्रॉ कर लिए, हटा लिए। मतलब अब इस फेडरल कोर्ट 1947 के बाद इस फेडरल कोर्ट के खिलाफ अपील, जब ब्रिटेन का अधिकार हट गया है तो यहां से अगर जो इसे हटा दें, मान लेते हैं ये हट गया, अब इसके खिलाफ अपील कहीं नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ अपील अब जब कहीं ऊपर नहीं की जा सकती तो यही कोर्ट क्या हो गया, एपेक्स हो गया या सुप्रीम हो गया। यही सारी संरचना सुप्रीम कोर्ट की है। अब बातें समझ में आई? तो इतना काम 1935 के एक्ट में किया गया। अंतिम बात मैं बता रहा हूं, 1935 का एक्ट जो इंटरेस्टिंग बात है, ये लागू नहीं हो सका। मतलब 1947 तक 1919 वाले एक्ट से शासन चला, ये लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके 3 साल बाद आप कहें द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अच्छा, चुनाव हुए, इसके बाद ये एक्ट जब आया, इसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की अपार सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी की सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्री बने लोग, अचानक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। समझिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से सलाह लिए, भारतीय लोगों का मत जाने बिना ब्रिटेन ने भारत को अपना सहयोगी बता दिया कि भारत हमारा सहयोगी है। इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 1938 में इस्तीफा दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल, सभी लोग इस्तीफा दे दिया। विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था। अब इसको फिर से कांग्रेस को मनाने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसके खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद 1942 में जब युद्ध बहुत ज्यादा चरम स्थिति पर पहुंचा, जापान बहुत ज्यादा लीड करने लगा, ब्रिटेन की हालत खराब होने लगी, तो फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बाद जब युद्ध जीते, उसके बाद जाके कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। और संविधान सभा के गठन के बाद 1947 का एक्ट, 3 जून वाला एक्ट, मतलब ये आजादी वाला एक्ट। इतनी बातें आपको बताई गई, ठीक है। तो 1947 के बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद 1947 में 3 जून माउंटबेटन प्लान, ये एक्ट, बंटवारे का एक्ट। यहां तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है। इसके बाद जो शुरू होगा संविधान का निर्माण। तो आज हम बहुत ज्यादा थोड़ी डिटेल क्लास हुई, इसे बाकायदे फ्लो चार्ट डायग्राम में थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिलीवर ही करना है। तो उतना ज्यादा मुझे भी ख्याल नहीं रहता, थोड़ा बहुत देख के ही आपको बताना पड़ता है। हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत अगर जो चाहे होगे तो आप रिवीजन हो गया होगा।
अच्छा, इसके बाद मैं पॉलिटी ज्योग्राफी जैसा मुझे समय मिला मैं करता रहूंगा, आपको डिलीवर करता रहूंगा। उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं अकेला इंसान हूं तो फिर दोनों तीनों पढ़ाना है। दोनों तीनों का मतलब ज्योग्राफी भी पढ़ाना है आपको, पॉलिटी भी पढ़ाना है आपको, फिर करंट अफेयर भी पढ़ाना है आपको। तो अकेले रहने के नाते थोड़ी बहुत असुविधा हो जाती है, उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी का जो ये एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बाद ये चौथा लेक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा फिर से ज्योग्राफी का लेसर, हिमालय और शिवालिक पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी का हम शुरू करेंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद संविधान का निर्माण, वो छोटा लेक्चर होगा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बता दिया जाएगा। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम इसका पीडीएफ अगर जो कोशिश करेंगे तो आपको दे देंगे, यूट्यूब लिंक पे उसको शेयर करवा दिया जाएगा। इसके बाद हम फिर से संविधान पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद हम संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण के बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 से लेके पढ़ना शुरू करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है उस अनुच्छेद को हम बाकायदे बड़ी डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।